तो देखिए इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ इनर प्रोडक्ट के इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए ये लेक्चर्स आपके बीएससी सेमेस्टर 5 के एग्ज़ाम्स के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ अगर आपने इसको प्रिपेयर कर लिया अच्छे से तो आपके बीएससी के एग्ज़ाम्स में थर्ड ईयर या सेमेस्टर 5 जो भी आपका उसमें बहुत बढ़िया मार्क्स आएँगे आपके अलजेब्रा पेपर में। तो देखिए शुरू करते हैं। थ्योरम हमारा ये है कि इंपॉर्टेंट थ्योरम अगर आप एलयू के हैं तो आपके में ये पूछा जा चुका है, इसका स्पेशली फर्स्ट पार्ट पूछा जा चुका है। और ये क्वेश्चन अभी आपको बताऊंगा ये भी पूछा जा चुका है। तो क्या है ये V इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। V अगर हमारा कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है देन फॉर एनी वेक्टर्स अल्फा बीटा एंड V तो कोई दो वेक्टर्स हम ले लें। फॉर एनी वेक्टर से मतलब था कोई दो वेक्टर्स आप अल्फा बीटा ले लीजिए वेक्टर स्पेस V में और कोई स्केलर C ले लीजिए। तो उसके लिए हमारा पहला है वो क्या कहता है कि नॉर्म ऑफ सी अल्फा इक्वल होता है मॉड सी नॉर्म अल्फा के। ठीक है, नॉर्म ऑफ सी अल्फा जो है वो मॉड सी नॉर्म अल्फा के बराबर होता है। हमको ये प्रूव करना है। अच्छा किताबों में इसका नाम नहीं लिखते हैं। इस रूल को क्या कहा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट होमोजीनियटी। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है एब्सोल्यूट होमोजीनियटी। ठीक है क्योंकि क्या होता है ये देखिए आपका C जो है ये कैसे आ रहा है बाहर मॉड C के रूप में। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू हुई ना C की अगर आप मॉड्यूलस ले रहे हो। बाकी तो लगभग एक समान है इसलिए होमोजीनिटी हो जाती है। ठीक है, तो देखिए भाई जो आपको बताया कि इसको क्या कहा जाता है प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूट होमोजेनिटी। क्योंकि मॉड सी बाहर आ रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू है सी की और बाकी नॉर्म अल्फा लिखा है जो कि दिखा रहा है एक समान ही है लगभग। तो होमोजेनिटी मतलब समरूपता होता है ना एक रूप वाले। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ ये है हम इसको प्रूफ कैसे करते हैं कि आप ऐसे लेके चलिए। आपको नॉर्म सी अल्फा दिया कि हम नॉर्म सी अल्फा का स्क्वायर लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्म पढ़ा है। नॉर्म की डेफिनेशन देखिए मैंने लिखी हुई है कि स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा क्या होता है अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा। तो स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ सी अल्फा क्या हो जाएगा सी अल्फा इनर प्रोडक्ट सी अल्फा। सॉल्व करने में थोड़ा आसानी होती है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे लिनियरिटी प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे कि पहले वाले आर्गुमेंट से c को बाहर कर लेंगे। देखिए जो लाइन खींचती है ना प्रोडक्ट में इसके इधर वाला पहला आर्गुमेंट कहलाता है और इधर वाला दूसरा आर्गुमेंट कहलाता है। तो हम पहले आर्गुमेंट वाला जो c है उसको बाहर कर लेंगे बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी। तो हमारे पास बचेगा अल्फा इनर प्रोडक्ट c अल्फा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है इनर प्रोडक्ट की कि अगर आप पहले आर्गुमेंट से स्केलर को बाहर कर सकते हैं एज इट इज बाहर आ जाता है। c लिखा तो c बाहर आएगा। पर देखिए क्या होता है अब हमारे पास जैसे अल्फा इनर प्रोडक्ट सी अल्फा लिखा था। अब हम दूसरे इनर क्योंकि लीनियरिटी प्रॉपर्टी इनर प्रोडक्ट में होती है। पर अगर आप जो सेकंड वाला आर्गुमेंट होता है इस लाइन के स्ट्रेट लाइन के जो बाजू वाला सेकंड वाला आर्गुमेंट होता है उसमें से अगर आप स्केलर को बाहर करते हो तो उसके ऊपर बार लग जाता है। क्या लग जाता है बार लग जाता है। ठीक है, पहले से निकालेंगे तो बार नहीं लगेगा। जैसे हमने यहाँ पहले आर्गुमेंट से सी निकाला था तो उस पर बार नहीं लगा था। पर दूसरे से निकालते हैं तो उस पर बार लग जाता है। अच्छा देखिए अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है। सी सी बार क्या बन जाता है मॉड सी का स्क्वायर। ये याद रखिएगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला ही खेल है। कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे होता था कि जेड जेड बार क्या हो जाता था मॉड जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे सी सी बार क्या हो जाता है मॉड्यूलस ऑफ सी का स्क्वायर। ये बात आप याद रखिएगा क्या हो जाएगा कि सी सी बार जो है वो किसके बराबर होता है मॉड्यूलस ऑफ सी के स्क्वायर के। सेम जस्ट लाइक जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर में करते थे जेड जेड बार इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ मॉड्यूलस ऑफ जेड है ना। तो ये मॉड सी का स्क्वायर लिखा अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा क्या बन जाता है स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा बन जाता है। ठीक है, तो देखिए ये हम स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ सी अल्फा लेके चले तो हमको ये मिल गया। तो आपको क्या मिला स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ सी अल्फा इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ मॉड ऑफ सी स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा। तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ से बोथ साइड से स्क्वायर्स को हटा देंगे स्क्वायर रूट एक तरह से कर देंगे। तो यहाँ बचेगा नॉर्म ऑफ सी अल्फा यहाँ मॉड सी नॉर्म अल्फा। यही हमको प्रूव करना था हमने प्रूव कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आ जाता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। दूसरा वाला क्या है कि नॉर्म ऑफ अल्फा ग्रेटर देन जीरो होता है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होता है फॉर अल्फा नॉट इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं तो हमारे पास लिखा है नॉर्म अल्फा। हम जानते हैं कि बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्म अगर स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा के बराबर होता है तो जरा स्क्वायर रूट इधर डाल दीजिए। तो यही चीज बन जाएगी कि अल्फा नॉर्म अल्फा किसके बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा की पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ अच्छा बोथ साइड स्क्वायर ही कर दे तो वही चीज बन जाएगी कि स्क्वायर ऑफ नॉर्म अल्फा अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा के बराबर होता है।
और हम ये जानते हैं कि अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा जो है ये ग्रेटर इक्वल जीरो होता है। क्या होता है? ग्रेटर इक्वल जीरो। मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या बनती है? जीरो। बाकी वैल्यूज अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा की पॉजिटिव होती है। ठीक है। तो अगर अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा ग्रेटर इक्वल जीरो होता है तो सिंपल सी बात है स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा भी क्या होगा? ग्रेटर इक्वल जीरो होगा। तो मैंने क्या होता है कि अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा की जो मिनिमम वैल्यू बनती है वो जीरो बनती है। वो भी कब बनती है? अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा की वैल्यू जीरो कब होती है? जब आपका अल्फा जीरो वेक्टर के बराबर होता है। ठीक है। तो इसी से हम ये समझ सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अच्छा चलिए, तो आप बताइए कि ग्रेटर इक्वल जीरो होता है और जीरो कब होता है? जब अल्फा आपका जीरो वेक्टर के बराबर होता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है। अब इससे अब हमारे पास है क्या? हमको तो गिवन है कि अल्फा नॉन जीरो वेक्टर है। ठीक है। तो वही मैंने लिखा लेकिन हमारा जो अल्फा है वो नॉन जीरो वेक्टर है। ठीक है। तो अगर अल्फा नॉन जीरो, तो मैंने भी आपको बताया कि अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा की वैल्यू या तो ग्रेटर देन जीरो होती है या इक्वल टू जीरो होती है। इक्वल टू जीरो तो तब होती है जब अल्फा आपका जीरो वेक्टर होता है, पर यहाँ पे हमारा अल्फा जो है वो जीरो वेक्टर नहीं है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि हमको हमारा जो अल्फा होता है, ठीक है, हमारा जो अल्फा होता है अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा, अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा जो है ये ग्रेटर इक्वल जीरो होता है। अब यहाँ देखिए दो कंडीशन बनती है। पहली दो कंडीशन क्या बनती है कि अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा या तो ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है। ग्रेटर देन जीरो कब होता है? जब आपका अल्फा जो है वो नॉन जीरो वेक्टर के बराबर होता है। और दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात मैं नीचे बता देता हूँ कि अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा जीरो के बराबर कब होता है? जब आपका, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, थोड़ा और क्लियर लिखिएगा यहाँ पर, कि अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा जीरो के बराबर कब होता है? जब आपका, ध्यान दीजिएगा, जब आपका अल्फा जो है वो जीरो वेक्टर के बराबर होता है। तो अभी हमारा अल्फा जीरो वेक्टर के बराबर होता है तब ये होता है, पर अल्फा हमारा जीरो वेक्टर के बराबर नहीं है ना, क्वेश्चन में तो ये नहीं दिया है ना। तो अल्फा अगर जीरो वेक्टर के बराबर नहीं है तो मानी बात है कि फिर आपका अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा ग्रेटर देन जीरो होगा। तो अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा को हम ग्रेटर देन जीरो के साथ लेके चल रहे हैं। ये बात याद रखिएगा, दो ही कंडीशन है, या तो ग्रेटर देन जीरो होता है अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा, या इक्वल टू जीरो होता है। इक्वल टू जीरो तब होता है जब अल्फा जीरो वेक्टर होता है, पर क्वेश्चन में अल्फा हमारा जीरो वेक्टर के बराबर नहीं है। तो हमको क्या लेना पड़ेगा कि अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है, और अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा के बराबर होता है तो वो भी ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इसका मतलब है कि नॉर्म ऑफ अल्फा भी क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। तो याद रखिएगा कि नॉर्म ऑफ अल्फा ग्रेटर देन जीरो होता है जब अल्फा जीरो वेक्टर के बराबर नहीं होता है, और नॉर्म ऑफ अल्फा जीरो के बराबर तब होता है जब अल्फा आपका जीरो वेक्टर के बराबर होता है। ठीक है। इसी अब देखिए ये तो एक थ्योरम मैंने आपको बताया, एक क्वेश्चन पर भी बात कर देते हैं। क्वेश्चन ये है कि बीटा हमारा कोई फिक्स्ड वेक्टर है इनर प्रोडक्ट स्पेस में, मतलब वो नहीं बदलने वाला, बीटा आपका फिक्स रहेगा। ठीक है। और हमारा बी जो है ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है किसी फील्ड एफ पर। अच्छा, एक मैपिंग यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं। मैपिंग क्या है कि मैपिंग हमारी बी से एफ पर है। तो और मैपिंग है किस तरह की? एफ बीटा, यहाँ बीटा फिक्स है। और ये डिफाइन कैसे हो रहा है कि एफ बीटा जब भी v के किसी भी वेक्टर पर ऑपरेट करेगा, यहाँ मैंने लिखा है ना फॉर ऑल अल्फा बिलोंग v, तो v के सभी एलिमेंट्स के लिए v का कोई भी आप वेक्टर ले लें, तो v के किसी भी वेक्टर पर जब हमारा f बीटा ऑपरेट करेगा, f बीटा का डोमेन v है ना, तो f बीटा जो है ये v के वेक्टर्स पर ऑपरेट करेगा, अपने डोमेन के एलिमेंट्स पर। तो f बीटा v के किसी भी अल्फा वेक्टर पर जब ऑपरेट करेगा तो हमको क्या मिलेगा? अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट। अब देखिए इनर प्रोडक्ट के लिए मैं कभी कभी आपका ये वाला सिंबल इस्तेमाल हो जाता है और कभी कभी ये वाला सिंबल भी इस्तेमाल हो जाता है, तो कोई भी चलेगा। मैंने देखिए अपनी पहली वीडियो में बता दिया था कि इनर प्रोडक्ट के चार सिंबल होते हैं, चार, या कभी कभी डॉट प्रोडक्ट भी ले लिया जाता है। तो बेसिकली आपके चार सिंबल होते हैं, तो चाहे आप ये वाला सिंबल इस्तेमाल करें कि एक पैरेंथेसिस लगाएं बीच में एक सीधी लाइन खींचें, या कभी कभी ये ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स लगाकर बीच में एक सीधी लाइन खींच देते हैं। ठीक है। तो ये मैपिंग है हमारी। तो हमको शो करना है बीटा लीनियर फंक्शनल है। देखिए लीनियर फंक्शनल जो है इसकी एक पहचान होती है, मैंने लीनियर फंक्शनल पर भी वीडियो अपलोड करी थी जो कि मेरी अलजेब्रा की प्लेलिस्ट में आपको पहली वीडियो मिल जाएगी। देखिए प्लेलिस्ट मैं बना चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है।
तो लीनियर फंक्शनल की पहचान क्या होती है कि उसका डोमेन वेक्टर स्पेस होता है और आपका को डोमेन जो है वो फील्ड होती है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर भी है कि हमारा डोमेन वेक्टर स्पेस है और को डोमेन फील्ड है। तो ये हमारी लीनियर फंक्शनल की एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन होती है कि आपको ये प्रूव करना होता है कि अगर हम ऐसे ले लें कि एफ बीटा सी अल्फा प्लस गामा, तो ये क्या बनना चाहिए? ये बनना चाहिए कि स्केलर का सी बाहर आ जाना चाहिए, एफ बीटा अल्फा बनना चाहिए प्लस एफ बीटा गामा बनना चाहिए। तो एक चीज मैंने बता दी कि हमारे लीनियर फंक्शन होने के लिए डोमेन वेक्टर स्पेस और को डोमेन फील्ड होनी चाहिए। और दूसरी चीज क्या होती है कि ये चीज सेटिस्फाई हो जाए। तो इस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? एक तो अल्फा वेक्टर चाहिए और एक गामा वेक्टर चाहिए जो वेक्टर स्पेस वी में हो। तो वो देखिए अपने यहाँ ले लिए दैट अल्फा और गामा बिलोंग कर रहे हैं वी को। दूसरी चीज है कि स्केलर सी चाहिए जो कि फील्ड को बिलोंग कर रहा हो, ठीक है। अब हम इस मैपिंग को अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं और ये राइट हैंड साइड प्रूव करके दिखाएंगे। तो देखिए मैंने लिया एफ बीटा सी अल्फा प्लस गामा। तो ये चीज सॉल्व होगी, ये जो मैपिंग हमको डिफाइन है। तो यहाँ क्या है कि एफ बीटा जब अल्फा पर ऑपरेट करता है तो अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा बनता है, ठीक है। तो ये बीटा कहाँ आ जाता है? बाद में आ जाता है सेकेंड आर्गुमेंट में, और अल्फा आपका फर्स्ट आर्गुमेंट में आ जाता है। तो यहाँ देखिए ये चीज क्या बनेगी इसी इसकी मदद से कि इनर प्रोडक्ट का सिंबल बनाइए, जो आपका ब्रैकेट के अंदर दिया उसको पहले लिखिए। तो सी अल्फा प्लस गामा को हम पहले लिखेंगे, फिर ये सीधी लाइन खींचेंगे, और फिर ये बीटा को हम कहाँ रखते हैं? सेकेंड आर्गुमेंट में रखते हैं, बाद में रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज से क्या होगा कि पहले क्या बन जाएगा आपका कि अगर लिखा हो सी अल्फा प्लस गामा इनर प्रोडक्ट बीटा, तो पहले क्या बनता है? आपका ये बन जाएगा कि सी अल्फा इनर प्रोडक्ट गामा बन जाएगा प्लस गामा इनर प्रोडक्ट बीटा बन जाएगा, ठीक है। क्या होगा? लीनियरिटी प्रॉपर्टी है कि सी अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा बन जाएगा प्लस गामा इनर प्रोडक्ट बीटा बन जाएगा। एक बार सी अल्फा के साथ आपने बीटा को ले लिया इनर प्रोडक्ट में, और एक बार गामा के साथ प्लस, देखिए बीच में प्लस लगा दिया, और गामा के साथ इनर प्रोडक्ट में बीटा को ले लिया। अब सी देखिए, जैसे यहाँ से हमने क्या किया था लीनियरिटी प्रॉपर्टी से सी को पहले आर्गुमेंट से बाहर निकाल दिया था। तो यहाँ पर भी देखिए आपका सी क्या है? पहले आर्गुमेंट में है ना। तो पहले आर्गुमेंट से स्केलर बिना बार लगाए बाहर आ जाता है, ठीक है। तो सी एज इट इज बाहर आ गया, अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा बन गया, और यहाँ पर गामा इनर प्रोडक्ट बीटा बन गया। देखिए अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? एफ बीटा अल्फा। तो अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा को हमने लिख दिया एफ बीटा अल्फा प्लस गामा इनर प्रोडक्ट को इसी की तरह कैसे लिखेंगे? तो देखिए बीटा तो यहाँ एफ के साथ आ जाता है और जो यहाँ पर होता है वो ब्रैकेट के अंदर आ जाता है। तो गामा आपका ब्रैकेट में आ जाएगा, बीटा आपका ऐसे एफ बीटा बन जाएगा इसी की मदद से, ठीक है। तो देखिए हमने प्रूव कर दिया कि एफ बीटा सी अल्फा प्लस गामा सी एफ बीटा अल्फा प्लस एफ बीटा गामा के बराबर आ गया। अगर आप ये दिखा ले जाते हैं तो आपकी जो मैपिंग होती है वो लीनियर फंक्शनल होती है। तो हमने वही बता दिया कि बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर फंक्शन एफ बीटा इज अ लीनियर फंक्शनल ऑन वी। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। अगर ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा जाता है और एलयू में है आप अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी में तो पक्का पूछा गया है। तो क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर अल्फा छोटा सा है, अगर अल्फा और बीटा दो वेक्टर्स हैं किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस वी में, देन हमको शो करना होता है कि अल्फा बीटा के बराबर होता है इफ एंड ओनली इफ। इसको बोला आई डबल एफ जब लिखा होता है तो इसको इफ एंड ओनली इफ बोला जाता है। अल्फा इनर प्रोडक्ट गामा इक्वल टू, अगर अल्फा बीटा के बराबर तभी होगा इफ एंड ओनली इफ अल्फा इनर प्रोडक्ट गामा बराबर होगा बीटा इनर प्रोडक्ट गामा के फॉर एवरी गामा इन बी। तो इसको देखिए दो इफ एंड ओनली इफ जब लगा लिखा होता है तो इसको दो बार प्रूव करना पड़ता है। दो बार का मतलब है एक बार आपको इसको मानना पड़ता है कि ये गिवन है और ये प्रूव करना होता है, ठीक है। दूसरी बार आप ये मानते हैं कि ये आपको गिवन है तो ये प्रूव करना होता है। तो पहले हम लोग ये मान के चलते हैं कि अल्फा बीटा के बराबर है और इसको प्रूव करते हैं। तो हमने मान लिया कि अल्फा बीटा के बराबर है। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए इसको इस तरह से लेंगे कि अल्फा इनर प्रोडक्ट गामा माइनस बीटा इनर प्रोडक्ट गामा। तो ये रूल है, ये रूल होता है इनर प्रोडक्ट का कि अगर ऐसे लिखा हो कि अल्फा इनर प्रोडक्ट गामा माइनस बीटा इनर प्रोडक्ट गामा, तो आप लिख लीजिए अल्फा माइनस बीटा इनर प्रोडक्ट गामा। तो ये जो दो बार गामा इनर प्रोडक्ट है इसको एक बार कर लेंगे और अल्फा माइनस बीटा को साथ में कर लेंगे पहले आर्गुमेंट में। अच्छा देखिए हमने मान लिया है कि अल्फा बीटा के बराबर है। तो अब देखिए अल्फा अगर बीटा के बराबर है तो इन दोनों का अगर आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा? जीरो वेक्टर आएगा, क्योंकि जब दो दो सेम चीजों का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आपको जीरो मिलता है ना।
तो और जीरो वेक्टर का अगर हम इनर प्रोडक्ट करते हैं किसी भी वेक्टर के साथ, तो वो आपका जीरो स्केलर आता है, इसके नीचे वेक्टर नहीं लगेगा। देखिए जब हम इनर प्रोडक्ट के अंदर रखेंगे तो वेक्टर लगेगा, यहाँ वेक्टर नहीं लगेगा क्योंकि ये जीरो स्केलर है। तो ये देखिए हमारा अल्फा इनर प्रोडक्ट गामा माइनस बीटा इनर प्रोडक्ट गामा जीरो स्केलर के बराबर आ गया, क्योंकि देखिए ये दोनों भी इनर प्रोडक्ट करने के बाद जो आपको चीज मिलती है वो स्केलर होती है, तो ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, तो दो स्केलर चीजों का सब्ट्रैक्शन भी किसी एक स्केलर के ही बराबर होना चाहिए। तो यहाँ इसलिए हम जीरो स्केलर लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये बनेगा। अब इस ये चीज को आप इक्वल के उधर ले जाइए तो ये प्लस का हो जाएगा, तो अल्फा इनर प्रोडक्ट गामा बराबर क्या आ गया बीटा इनर प्रोडक्ट गामा के। तो जब हम इसको लेके चले तो हमने ये प्रूव कर दिया। उल्टा करेंगे, कन्वर्सली क्या है कि आप ये मान के चलिए कि अल्फा इनर प्रोडक्ट, तो देखिए ये है लेट कर दिया हमने कि ये सही है जो दिखा आपके सामने, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या होगा कि इसको इक्वल के हम इधर ले आएंगे, तो अल्फा इनर प्रोडक्ट गामा माइनस क्या बन जाएगा, ये इक्वल की इधर इधर आएगा तो बीटा इनर प्रोडक्ट गामा बन जाएगा ना, और ये जीरो स्केलर के बराबर होगा। जब ये चीज इधर आ गई तो उधर खाली जीरो ही तो बचेगा, जीरो स्केलर है ना, स्केलर वाला जीरो। अब देखिए क्या होगा, इनर प्रोडक्ट भी देखिए बिल्कुल इसका समझ लीजिए उल्टा चलना होता है। जो आप इसको ऐसे सीधा लेके आए तो इसी को उल्टा लिख दीजिए तो आपका ये वाला प्रूफ बन जाता है। तो अब क्या करेंगे देखिए, अब ये साथ में हम जब लेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा इनर प्रोडक्ट गामा बराबर जीरो स्केलर, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको ये समझना है कि इन दोनों वेक्टर्स का अगर इनर प्रोडक्ट जीरो स्केलर के बराबर आ रहा है, ठीक है, तो क्या होने वाला है, होने ये वाला है कि थोड़ा ध्यान से इस चीज को समझिएगा। जब हमारा यहाँ पे बना था अल्फा माइनस बीटा इनर प्रोडक्ट गामा, ठीक है, तो वहां पर तो चलिए आपका अल्फा बीटा के बराबर था तो वो सब्ट्रैक्शन जीरो वेक्टर बन गया था। जब हम ये मान लेते हैं कि अल्फा माइनस बीटा इनर प्रोडक्ट गामा अगर जीरो स्केलर के बराबर है, तो गामा के सभी वेक्टर्स के लिए हम मान ले रहे हैं कि वी के सभी वेक्टर्स जो कि गामा है, ठीक है, तो v के सभी वेक्टर्स के लिए हम मान लेते हैं कि अल्फा माइनस बीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो वेक्टर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है, हमने बताया कि अल्फा माइनस बीटा इनर प्रोडक्ट गामा जीरो के बराबर है सभी v के वेक्टर्स गामा के लिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ समझिएगा, अगर हमारा जो v वेक्टर स्पेस है, ठीक है, इसके ये सभी वेक्टर्स के लिए सही है, ठीक है। तो देखिए इसमें फिर आपका अल्फा भी होगा, बीटा भी होगा और इनका सब्ट्रैक्शन अल्फा माइनस बीटा भी होगा, ठीक है, और गामा भी है इसमें। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो चीज मैंने लिखी है कि अल्फा माइनस बीटा इनर प्रोडक्ट गामा जीरो के बराबर है, ये v के सभी वेक्टर्स के लिए सही है। तो v के सभी वेक्टर्स में आपका ये अल्फा माइनस बीटा भी तो आ रहा है, तो अल्फा गामा की वैल्यू हम अल्फा माइनस बीटा भी ले सकते हैं, क्योंकि ये चीज सही है v के सभी गामा वेक्टर्स के लिए। तो और अल्फा माइनस बीटा भी v का वेक्टर है, तो हम गामा की वैल्यू अल्फा माइनस बीटा भी ले सकते हैं, तो उसके लिए भी ये सही होगा। तो हमने मान लिया कि गामा की जगह हम अल्फा माइनस बीटा ले लें, तो यहाँ रख देते हैं गामा की जगह अल्फा माइनस बीटा। तो देखिए यहाँ तो अल्फा माइनस बीटा पहले था, यहाँ गामा की जगह हमने क्या ले लिया, अल्फा माइनस बीटा ले लिया और उसको जीरो के बराबर बताया। तो आपको ये बता दूं कि अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा जीरो के बराबर तभी होता है इफ एंड ओनली जब आपका अल्फा जो है वो जीरो वेक्टर के बराबर होता है। तो वैसे ही अल्फा माइनस बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा माइनस बीटा जीरो के बराबर तभी होगा जब अल्फा माइनस बीटा जीरो वेक्टर के बराबर होगा, तो इसका मतलब अल्फा जो है वो बीटा वेक्टर के बराबर है। तो देखिए आपकी हम इस वाली कंडीशन को सही लेके चले, हमने इसको प्रूव कर दिया, तो देखिए ये थ्योरम हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको मिलता रहे। थैंक यू।